हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं इम्पोर्टेंट फार्मूला वेक्टर का। ठीक है ना। जो भी आपका ये वेक्टर है ना, देख रहे हैं ना, आपका वेक्टर लिखा गया है। जो भी इसमें इंपॉर्टेंट फार्मूला है उसको हम लोग करने वाले हैं और ये क्लास 12th के लिए है। और ये शॉर्ट नोट्स है, पूरे फार्मूला इसमें आपको बता दिया गया है और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी ये सब हम इसमें बता देंगे। तो शुरू से अंत तक ये वीडियो जरूर देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों में भी शेयर करते रहिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि वेक्टर क्या होता है। ठीक है, वेक्टर किसे कहते हैं तो ये तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन वेक्टर जब चैप्टर है तो वेक्टर को जाना जरूरी है। तो वेक्टर लिखा हूँ कि डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज नोन एज वेक्टर। ठीक है, तो ये देखिए एक लाइन सेगमेंट यहाँ पे मैं बता दिया हूँ, ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट मतलब ये लाइन का एक पार्ट होता है जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन इसी लाइन सेगमेंट में अगर एरो लगा दिया जाए, देख रहे हैं ना, लाइन डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज नोन एज क्या, वेक्टर। तो ये अगर लाइन सेगमेंट अगर ए बी था तो इसमें दिशा नहीं था, डायरेक्शन नहीं था, लेकिन जब एक तरफ हम दिशा लगा देंगे तो एक वेक्टर हो जाएगा। और इसमें दो बात होता है, एक ए और बी, तो एक इनिशियल पॉइंट यानी प्रारंभिक बिंदु और एक फाइनल पॉइंट। ठीक है ना, ये अंतिम बिंदु होता है। अब रहा बात कि ए से बी की जो बीच की दूरी है, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि ए से बी की जो दूरी है ना वो कितनी है, उसे क्या कहा जाता है। तो ए से बी यानी वेक्टर को डिनोट किया जाता है ए बी से, और ए से बी की दूरी को हम कहते हैं लेंथ ऑफ ए बी। क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ ए बी। और लेंथ ऑफ ए बी को मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी भी कहते हैं और इसको मॉडुलस ए बी से सूचित करते हैं। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए सी और डी, अगर हम ये मॉड लगा दिए और वेक्टर दे करके तो हम समझ जाएंगे कि सी से डी की लेंथ निकालनी है कि कितना लंबा है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका वेक्टर है ये पी और ये क्यू, मैं कह दूँ कि पी क्यू का मैग्नीट्यूड निकालिए, इसका मतलब क्या हुआ, पी से क्यू की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में नहीं है। दूसरा चीज़ है कि ए बी और ये बी ए बिल्कुल अलग बात है। ए बी और बी ए दोनों बराबर होगा, लेकिन ये साइन क्या होगा, अपोजिट होगा। ए बी किसके बराबर होगा, तो माइनस बी ए के बराबर होगा। तो देखिए मैग्नीट्यूड कभी भी क्या होता है, ये जीरो से कम नहीं हो सकता, यानी ये हमेशा जो होगा ये जीरो से ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है ना, ध्यान रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर किससे कहते हैं, यानी इसको कहते हैं स्थिति सदिश। क्या कहते हैं, स्थिति सदिश। किसी वेक्टर का स्थिति क्या है, तो किसी वेक्टर को हम हमेशा ओरिजिन से नापते हैं। कहाँ से नापते हैं, ओरिजिन से नापते हैं। जैसे ये पी है, एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स कोमा वाई कोमा क्या है, जेड है। ठीक है ना, तो इसका पोजीशन वेक्टर ऑफ पी को हम लोग ओपी से सूचित करेंगे, मतलब ओरिजिन से उस पी की जो आपका पोजीशन है उसको देखेंगे तो उसको ओपी कहेंगे। ओपी को हम आर कह लेंगे, क्या कहेंगे, आर। तो ओपी इक्वल टू ये एक्स है, ठीक है ना, तो उसको एक्स आई कैप, वाई है तो वाई जे कैप, और जेड है तो जेड के कैप। यानी इस ओपी वेक्टर को यानी पोजीशन वेक्टर को हमेशा हम ओरिजिन से नाप करके जो भी उसमें नंबर दिया होता है उसमें आई कैप, जे कैप और के कैप लगा लेंगे। काहे लगाएंगे, तो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग रहता है आई कैप, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जे कैप, और के एक्सिस के अलॉन्ग क्या होगा, के कैप, सॉरी जेड एक्सिस के अलॉन्ग के कैप रहता है। ठीक है ना, तो आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है, तो यूनिट वेक्टर है। ये सब क्या है, यूनिट वेक्टर है। मतलब अगर यूनिट वेक्टर कहने का मतलब है ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड निकालने पर कितना है, 1 आएगा। तो देखिए ना, ये 1 ये कितना है, इसको लिखेंगे ना, तो ये आई कैप 0, जे कैप प्लस 0, के कैप। तो इसके मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना। अभी मैग्नीट्यूड क्या होता है अभी हम बताएंगे कैसे निकलता है। तो देखिए ओपी का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, तो ओपी का मैग्नीट्यूड निकलेगा √एक्स² प्लस वाई² प्लस जेड²। यही फार्मूला आप लोग को याद करना है। इसीलिए देखिए अभी तो हमने ये सब इंट्रोडक्शन लिए हैं, लेकिन सबसे पहला फार्मूला आपसे हम पूछेंगे कि ओपी का कोई वेक्टर है उसका पोजीशन वेक्टर निकाल दीजिए और उसके मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। जैसे सपोज करिए हम आपको एक सवाल देते हैं। ठीक है, सवाल है कि अगर एक वेक्टर A1,2,3 है, ध्यान से समझिएगा, पी का कोऑर्डिनेट है, तो हम कहेंगे ओपी वेक्टर बताओ कितना होगा, तो आप कहोगे सर इसमें आई जे के लगा दीजिए, तो वेक्टर के फॉर्म में हो जाएगा। तो हो जाएगा ये 1 इंटू आई कैप, 1 इंटू आई कैप, ये 2 इंटू जे कैप, और 3 इंटू क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा ना। चलिए, तो ये 3 इंटू के कैप हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब कहेंगे कि ओपी का मैग्नीट्यूड बता दो आप। तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, फॉर्मूला जब याद किए हो तुम कि √x² प्लस वाई² प्लस जेड² होता है, तो आराम से इसका क्या होगा, एक्स का कितना है 1², वाई कितना है 2 यानी 2 का स्क्वायर, और जेड कितना है 3 यानी 3 का स्क्वायर, x² प्लस वाई² प्लस जेड²। ठीक है, सॉल्व करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13 1 √14 हो जाएगा। समझ में आया ना। तो इसी प्रकार से ये आपको सबसे पहला कि किसी वेक्टर को कैसे लिखते हैं, और दूसरी बात है किसी वेक्टर, ठीक है ना, जो वेक्टर है ना, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ये दो फार्मूला आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना।
अब पूछेगा कि एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट बताइए, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट हमेशा एक्स वाला छोड़ करके बाकी वाई और जेड जीरो होता है, तो 1,0,0, ठीक है ना। जेड एक्सिस पे कितना हो जाएगा, तो जेड को छोड़ करके बाकी सब क्या हो जाएगा, जीरो। इस प्रकार से आपको बता देने हैं। अब देखना एक वर्ड आता है डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है ना। ये तीसरा का सवाल होता है कि कोई वेक्टर दे देगा, कहेगा इसका डायरेक्शन कोसाइन बताइए। तो डायरेक्शन कोसाइन को सबसे पहले L, M, N से सूचित करते हैं, ठीक है ना। L, M, N से सूचित किया जाता है और L बराबर होता है कॉस अल्फ़ा। L बराबर क्या होता है, कॉस अल्फ़ा, और M बराबर होता है कॉस बीटा, और N बराबर होता है कॉस गामा, ठीक है ना। ये आपका डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला होता है, लेकिन हमने आपको यहीं पे लिख दिया है कि L को कॉस अल्फ़ा कहेंगे, M को कॉस बीटा, N को कॉस गामा कहते हैं, ठीक है ना। तो इस हिसाब से अब एक तो ये फॉर्मूला हो गया। अब दूसरा चीज़ है, ठीक है, तो L का फॉर्मूला कॉस अल्फ़ा, M का कॉस बीटा, N का कॉस गामा। अगर एक तो ये होता है, अगर मान लीजिए अगर एक्स वाई जेड पता है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, यानी एंगल पता नहीं है। देखिए ना, अल्फ़ा बीटा क्या है, तो एक्स एक्सिस के साथ जो बनाता है अल्फ़ा है, वाई एक्स के साथ जो एंगल बनाता है बीटा है, और जेड एक्स के साथ जो बीटा एंगल बनाता है वो क्या है, गामा है, ठीक है। अगर ये नहीं दिया है तो क्या करिएगा, आपको ए एक्स बाई आर, वाई बाई आर और जेड बाई आर है, जहाँ आर का मान कितना हो जाएगा, √एक्स² प्लस वाई² प्लस जेड²। तो 3 को फॉर्मूला जान गए आप। ये पहला तो ओपी वेक्टर कैसे लिखिएगा, दूसरा कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालिएगा, √एक्स² प्लस वाई² प्लस जेड²। यही होता है आर का मान, यही जो होता है ना आर का मान होता है, जो हमने एक्स बाई आर, वाई बाई आर, जेड बाई आर लिखा हूँ, ठीक है ना। तो अगर अल्फ़ा बीटा गामा दिया है तो ये वाला डायरेक्शन कोसाइन का सूत्र लगाएंगे। अगर मान लीजिए कि अगर अल्फ़ा बीटा गामा नहीं दिया हुआ है तो इसको एक्स बाई आर, वाई बाई आर और जेड बाई आर, यानी जो भी एक्स, वाई, जेड आपको दिखेगा ना, उसी में उसके आर से डिवाइड यानी उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिएगा, तो वो डायरेक्शन कोसाइन उसका निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड बहुत सारा ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराया जाएगा। तो ये अगर फार्मूला आपको पता है ना, ठीक है ना, तो फार्मूला पता है तो वो सवाल आपसे बनेगा और वहाँ पे कैसे यूज होता है सब कुछ बता दिया जाएगा। चलो इस पे एक सवाल मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। जैसे अपने एक सवाल है यहाँ पे, ठीक है ना, एक वेक्टर ए ले देता हूँ। देखिए ये 2i अब प्लस j अब प्लस 2k है ना। तो अगर हम कह दें कि इसका मैग्नीट्यूड पहले निकाल दीजिए, तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, x² प्लस y²। तो x है 2, y है 1 और z है 2। तो ये 2 स्क्वायर x² और 1 का स्क्वायर प्लस y² और 2 का स्क्वायर ये z का मान है। तो ये 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1 और प्लस 4, 4 4 8 है 1 9, और 9 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा, 3, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा ये, अब आपको यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा नहीं दिया हुआ है और डायरेक्शन कोसाइन आपसे पूछ रहा है, तो उसका तो हम L, M, N डायरेक्शन कोसाइन को कहते ही हैं। और जब अल्फ़ा बीटा गामा नहीं दिया है तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स बाई आर, वाई बाई आर और ये जेड बाई आर। और आर का मान ये √x² प्लस y² प्लस z², इसको हम आर मान लीजिए, तो इसको मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल सकते हैं, कह सकते हैं। तो x कितना है, ये 2, तो हो जाएगा ये 2/3। देखिए आर का मान कितना आया, 3 आया है। अरे मैग्नीट्यूड ऑफ ए को आर मान लीजिए ना, तो वही तो है मैग्नीट्यूड ऑफ ए को, तो 2/3। और ये कितना है, और जेड के पहले क्या है 1, वन जेड है 1 तो 1/3, सॉरी ए वाई है 1 और जेड कितना है, जेड भी है 2 तो 2/3 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको निकालने हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग ये बात समझे हैं। अगला देखिए, ये तो आप 3 फार्मूले जान गए हैं, क्या क्या जाने, तो एक जाने आप वेक्टर को कैसे लिखते हैं, दूसरा जाने कि ओपी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, √x² प्लस y² प्लस z²। और डायरेक्शन कोसाइन के 2 फार्मूले होते हैं, पहला अगर अल्फ़ा बीटा गामा दिया है तो, ठीक है, और दूसरा यदि आपको कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है यानी x बाई आर, तो क्या हो जाएगा, x y z पड़ता है तो x बाई आर, y बाई आर और z बाई आर, जहाँ आर का मान ऐसे निकलता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला जो है, ठीक है ना, अगला है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। अब कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या है, यानी एक सदिश के घटक। एक सदिश में 2 घटक होता है, एक अदिश घटक होता है और एक सदिश घटक होता है। किसी वेक्टर को अभी हम बताएं कि xi प्लस yj और z में लिखते हैं, तो देखो इसमें अदिश घटक कौन है, मतलब इसको कहते हैं स्केलर कंपोनेंट। क्या कहते हैं, स्केलर कंपोनेंट। तो स्केलर कंपोनेंट मतलब ये आई जे के हटा करके केवल x, y, z लिख देंगे तो वो अदिश घटक हो जाएगा। और सदिश घटक क्या होगा, तो xi, yj और z ये लिख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये सदिश घटक यानी वेक्टर कंपोनेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेक्टर कंपोनेंट हो जाएगा। तो हम आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसको हम एक एग्जांपल देके बता देते हैं। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर आपका ए है, एक वेक्टर ए है आपका i प्लस 2j प्लस 3k। मैं कहूँ इसका आप डायरेक्शन, सॉरी स्केलर कंपोनेंट बताइए,
स्केलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, तो ए आई के पहले कितना है 1 है, तो 1,2,3 हो जाएगा। इसका वेक्टर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वेक्टर कंपोनेंट हो जाएगा इसका कितना बताओ, तो ये आई कैप कोमा 2j कैप कोमा 3k कैप। तो बस यही चीज़ हो जाएगा, जो वेक्टर दिया हुआ है ना उसका बस दो पार्ट में तोड़ देंगे। अगर आई जे के हटा देंगे तो स्केलर कंपोनेंट हो जाएगा, अगर उसमें आई जे के दिया हुआ है कोमा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा वो। चलिए, तो यही है वेक्टर कंपोनेंट, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। देखिए इकाई सदिश क्या होते हैं, अगला जो टॉपिक है अब है आपका इकाई सदिश। तो इकाई सदिश बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इकाई सदिश को एक कैप से सूचित करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है किसी वेक्टर ए अबाटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अगर किसी वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड निकाल करके डिवाइड कर देंगे तो वो आपका ए कैप निकल जाएगा। यानी अगर आर कैप निकालना होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आर वेक्टर निकाल करके आर वेक्टर लिख करके और इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसके आर कैप निकल जाएगा। अगर बी कैप निकालना है तो यानी वेक्टर बी में इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, आपका बी कैप निकल जाएगा। यानी कैप मतलब यूनिट वेक्टर निकालना है यानी उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। सब एग्जाम्पल नहीं देंगे क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स है, ठीक है ना, हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो अगला देखते हैं इक्वलिटी ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स समान कब होगा, ठीक है ना, समान कब होगा, जैसे मान लेते हैं कि अगर a बराबर b है तो इसको कंपेयर कर देंगे। जैसे ये बीच में बराबर लगा है ना, तो i के साथ जो है ये बराबर होगा, j के साथ जो है वो j के कंपेयर करेंगे तो बराबर हो जाएगा, और k वाला k के साथ बराबर हो जाएगा। यानी a1 बटा क्या हो जाएगा b1, और a2 बराबर कितना हो जाएगा b2, और a3 बराबर कितना हो जाएगा b3। यानी ये कंपेयर कर लेंगे। जैसे मान लीजिए ना ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस ये जेड के कैप, ठीक है ना, ये 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, क्या ये बराबर है, बीच में बराबर है ना। तो ये x किसके बराबर हो जाएगा, जो i के साथ है यानी 2k, और y किसके बराबर हो जाएगा, तो y किसके बराबर हो जाएगा 3k, और z किसके बराबर हो जाएगा, z हो जाएगा 4k। बात समझ में आया ना। तो कंपेयर करेंगे x का i के साथ, j का j के साथ, और k का k के साथ। चलिए ये भी आप समझ गए होंगे आशा करता हूँ, ठीक है ना। अगला देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि दो सदिश समानांतर या संरेख हो, देखिए संरेख हो या समानांतर हो, या ऐसे कह दो कि पैरेलल हो या कोलिनियर हो। दो वेक्टर कोलिनियर होता है तो सबसे पहला फॉर्मूला कि अगर ए और बी पैरेलल है कोलिनियर है तो बी इक्वल टू लैम्डा इंटू ए, याद रखिएगा। बी क्या हो जाएगा, ये बी इक्वल टू लैम्डा इंटू ए, याद रखना है। या ए पैरेलल बी है तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी और डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए का जो रेशियो होगा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये दोनों के दोनों क्या होगा, आपस में सबके अनुपात बराबर होगा। मतलब ऐसे कह दें तो a1 बटा b1 बराबर होगा, सॉरी ऐसे कह देते हैं, इसको थोड़ा सा देखिए, ठीक है, इसको देख लीजिए। ये हो जाएगा b ऊपर है ना, तो b1 बटा a1 और b2 बटा a2 और ये b3 बटा a3, ये क्या होगा, अनुपात क्या होगा, किसी लैम्डा यानी कांस्टेंट क्या होगा, बराबर होगा। इस बात को समझ गए होंगे आप लोग। चलो अब सवाल आएगा ना, अगला जो वीडियो जाएगा उसमें ऑब्जेक्टिव सवाल होगा, ये पूरा याद करिएगा, ये पूरा पढ़ लीजिएगा, बार बार देखिएगा, 2 से 3 बार 4 बार देखिएगा तो याद हो जाएगा सब, ठीक है ना। इसको कॉपी में लिख भी लेना है। दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश को कैसे लिखिएगा। अगर ए बी है, 2 पॉइंट है, अगर मुझे ए बी वेक्टर निकालना है ना, तो ए बी वेक्टर निकालना है तो क्या करेंगे, ये बी में से ए को घटा देंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी वेक्टर कहाँ से नापते हैं, ओरिजिन से नापते हैं। कोई भी वेक्टर हम कहाँ से नापते हैं, तो ओरिजिन से नापते हैं। तो ओ बी में से देखिए ये ओरिजिन है ना, तो ओ बी निकाल देंगे वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा x2i कैप, ठीक है, y2j कैप और z2k कैप। उसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा x1i कैप, y1j कैप, z1k कैप। तो उसी प्रकार से ओ बी माइनस ओ बी में से ओ ए घटा लेंगे तो आपका निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। तो ये आपको कितना आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। उसके बाद में आपको अगर ये वेक्टर आ गया है तो देखो 3 सवाल पूछे जाएंगे जो पहले भी हम लोग पढ़े हैं। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी क्या होगा, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी जो होगा वो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अरे पहले ही है ना, ये मान लीजिए x है, ये y है, ये z है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर उसी रूप का है। डायरेक्शन क्वेश्चन क्या है, इसके जो मैग्नीट्यूड निकाले हैं ना, तो इसके एलिमेंट में इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। जैसे x2 बटा x1 बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, y2 माइनस y1 बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी और z2 माइनस z1 बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, तो डायरेक्शन कोसाइन निकल जाएगा। अरे जो पहले हम यहाँ देखिए, जो यहाँ पढ़े थे ना, यही चीज़ है क्या, देखिए वेक्टर निकालेंगे,
उसके आपको मैग्नीट्यूड निकाल देंगे और उसका डायरेक्शन कोसाइन निकाल देंगे, ठीक है। तो वही चीज़ सारी चीज़ आएगी। देखिए उसके ओपी का मैग्नीट्यूड निकाल दिए हैं, फिर डायरेक्शन कोसाइन निकाल देंगे। तो हर वेक्टर में ये 3-4 चीज़ आपको पता है, अदिश घटक, सदिश घटक, ठीक है ना, उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कोसाइन, ये सब आपको एक ही जैसा होता है। तो आप 2 पॉइंट फॉर्म वाला वेक्टर होगा चाहे 1 पॉइंट फॉर्म वाला होगा। अगला जो है खंड सूत्र। खंड सूत्र क्या होता है? सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला में देखो दो होता है, एक अंतर विभाजन मतलब इंटरनल सेक्शन, एक एक्सटर्नल सेक्शन होता है। तो R बराबर MB प्लस NA बटा M प्लस N, ये सूत्र याद रखना है। सूत्र याद रखिएगा, सवाल अपने आप बन जाएगा। एक A वेक्टर होगा, देखो यहाँ पे एक A वेक्टर होगा और यहाँ पे एक B वेक्टर होगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा M और N रेशियो डिवाइड होगा, तो MB प्लस NA बटा M प्लस N हो जाएगा। तो आप आराम से इसको बना, ठीक है। तो ये आप एक बार R बराबर MB प्लस NA बटा M प्लस N निकाल दीजिएगा, और एक्सटर्नल कह देगा तो MB माइनस NA बटा M माइनस N हो जाएगा। अगर मिड पॉइंट कहेगा तो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा A प्लस B बाई 2। मिड पॉइंट का मतलब होता है कि 1:1 में, तो 1:1 का मतलब होता है कि M और N का मान 1 और 1 रख देंगे तो 2 हो जाएगा, तो A प्लस B बाई 2 हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आया, यहाँ से डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला याद करिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना। ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B, ठीक है ना। तो A क्रॉस B का डॉट प्रोडक्ट को A डॉट B से सूचित करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको जानकारी रखना है कि A डॉट B का, ठीक है ना, A डॉट B का जो फॉर्मूला होता है, A डॉट B का फॉर्मूला क्या होता है? AB कॉस थीटा। क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B कॉस थीटा, आपको याद करना है। और यहाँ पे ये जो थीटा है ना, ये थीटा है A और B के बीच का क्या है? एंगल है, ठीक है। दूसरा जो फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला है क्या? दूसरा फॉर्मूला है ये कॉस थीटा का। कभी पूछ देगा फॉर्मूला कि कॉस थीटा बराबर कितना होगा, तो A डॉट B बटा मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B। देखिए ये दोनों को हम इधर डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आपका आराम से निकल जाएगा क्या? कॉस थीटा निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि अगर A 0 नहीं है, देखो A 0 नहीं है, B 0 नहीं है, तब ये दोनों 0 नहीं है, लेकिन फिर भी A डॉट B 0 आ रहा है, देख रहे हो। A 0 नहीं है, B 0 नहीं है, तो A डॉट B 0 रहे, इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों के दोनों क्या है? एक दूसरे पर लंब है, यानी A परपेंडिकुलर B है। क्यों? परपेंडिकुलर होने पर भी ये 0 हो सकता है। cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है, ठीक है ना। तो कहने की तात्पर्य ये है कि अगर थीटा π/2 है, मतलब 90 डिग्री है, तो cos π/2 का वैल्यू 0 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों लंबवत है तो भी A डॉट B क्या होगा? 0 होगा, यदि A और B 0 नहीं है तब भी, ठीक है। अगला देखिए, उसी प्रकार से अब देखो यहाँ से हम ये 3 फार्मूला निकालने वाले हैं। देखो यहाँ से ये फर्स्ट, ये सेकंड, ठीक है ना, ये थर्ड, ये सब ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। अगर मान लेते हैं कि अगर थीटा 0 है, जैसे थीटा की जगह पे अगर 0 रख देंगे तो कॉफ 0 का मान कितना होता है? कॉफ 0 का मान होता है आपका कॉफ 0 का मान होता है कितना? कॉफ 0 का मान कितना होता है? कॉफ 0 का मान होता है 1। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अगर यहाँ कॉफ 0 रख देंगे, यानी दोनों के दोनों, देखिए थीटा 0 रख देंगे तो कॉफ 0 का मान कितना होता है? 1। यानी A डॉट B का जो मान होगा, थीटा 0 है तो A डॉट B का मान मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B, क्योंकि कॉफ थीटा का मान कितना हो गया? 1 हो गया है, सिंपल। उसी प्रकार से ये दूसरा ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि A इंटू A डैश। अब ध्यान से सुनोगे, A इंटू A डैश, जैसे मान लीजिए हम अगर कह दें आपसे कि आप A डॉट A बताओ, ठीक है, आप कहोगे सर ये मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ A आई इंटू ए कॉफ थीटा, लेकिन ये A मैग्नीट्यूड ऑफ A का होल स्क्वायर हो जाएगा। कॉफ दोनों तो एक ही वेक्टर है ना, मान लीजिए A वेक्टर इधर है तो दोनों सेम है, तो एक ही जगह पे है, तो थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री, यानी कॉफ 0 का मान कितना होता है? 1। इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होता है? A स्क्वायर। तो आपको याद रहेगा कि A डॉट A कितना होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ A का होल स्क्वायर होता है। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव याद रहेगा तो ही आपसे सब कुछ सवाल बनेगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगला होगा, अगर थीटा 180 डिग्री ले लिया जाए तो, अगर अगला है कि अगर थीटा 180 डिग्री लिया जाए तो A डॉट B का मान कितना हो जाएगा? A डॉट B का जो मान हो जाएगा माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B हो जाएगा, ठीक है। माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ A, अब मैग्नीट्यूड ऑफ कितना हो जाएगा? B हो जाएगा। क्लियर है ना? आपको ध्यान रखना है, मतलब कहने के तात्पर्य ये है कि अगर कोई वेक्टर इधर A है, ठीक है, यहीं से B जो इधर हो गया, ये B इधर हो गया, तो एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। तो A इंटू B अगर निकाला जाए तो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B, और कॉस क्या होगा? थीटा 180 डिग्री है ना, तो कॉस 180 का मान कितना होता है? -1, यानी -1 होता है ना, तो माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ A और मैग्नीट्यूड ऑफ B हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि अगर थीटा 180 डिग्री है यानी पाई है, तो A डॉट B का मान कितना हो जाएगा? माइनस टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B, ठीक है। अब उसी का एक ऑब्जेक्टिव सवाल देखिए, 7वां, जो A डॉट माइनस A, तो A इंटू A तो A स्क्वायर होगा ही होगा, अब माइनस क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, तो A डॉट A कितना हो जाएगा? -A स्क्वायर हो जाएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव है, पूछे जाते हैं, आप तैयार रहिए समझने के लिए। 8वां सवाल कहेगा कि अगर
थीटा π/2 है यानी 90 डिग्री है तो ए डॉट बी का मान कितना होगा, तो याद रखिएगा कि अगर थीटा 90 डिग्री है तो ए डॉट बी का मान कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला है 9 नंबर। ठीक है, ये कई बार पूछा गया है, हर बार पूछा जाता है एक न एक सवाल। अब इसमें 3 सवाल है, एक आई डॉट आई है, एक जे डॉट जे है, एक के डॉट के है। ठीक है ना, तो ए आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के का मान कितना होता है, 1 होता है। ये एकदम याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्या होता है, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के कितना होता है, 1। याद रहेगा ना, इस हिसाब से आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो आपको ये सब याद हो गया होगा। ठीक है ना, इस हिसाब से आपको ध्यान रखना है। अब देखो आई डॉट आई क्यों 1 होता है, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। आई डॉट आई मतलब ये आई मैग्नीट्यूड ऑफ आई, अब मैग्नीट्यूड ऑफ आई दोनों आई है मतलब दोनों एक ही दिशा में है, तो कॉफ 0 डिग्री लेंगे ना, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ आई का मान यूनिट वेक्टर है तो 1, ये भी 1 और कॉफ 0 का मान 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखना ध्यान से। अब अगला उससे इंपॉर्टेंट क्या है, ये अगर डिफरेंट रहेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये सेम है, क्या है ये, अगर ये सेम रहा, सेम था, आई इंटू आई डॉट आई था तो इसका मान 1 था, जे डॉट जे था तो इसका मान 1 था, के डॉट के है तो इसका मान कितना है, 1 है। लेकिन अगर ये अलग हो जाए तो, यानी आई डॉट जे हो जाए तो कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ जे। लेकिन देखो आई इधर आई है, इधर जे है, मतलब दोनों के बीच में 90 डिग्री आ गया, तो 90 डिग्री यानी कॉफ 90 का मान जब हम रखेंगे तो ये 1 इंटू 1 इंटू कॉफ 90 का वैल्यू कितना होता है, 0, तो इसीलिए कितना होता है, 0। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि अगर ये आई डॉट आई, जे डॉट के डॉट आई अगर ये डिफरेंट का डिफरेंट रहेगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर डिफरेंट होगा तो 0 और डॉट में सेम रहेगा तो उसका मान 1 होगा। ठीक है ना, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला जो है, अगला इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिएगा अगला जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ए डॉट देखिएगा, ये आपका ए डॉट जो बी है, ठीक है ना, ये ए डॉट बी यहीं से देख लीजिए, ए डॉट बी है और बी डॉट ए क्या होता है, बराबर होता है। ए डॉट बी किसके बराबर होता है, बी डॉट ए। ये क्या होता है, अगला ये ऑब्जेक्टिव है, कभी कभी पूछ ले जाते हैं आपसे। ठीक है ना, ए डॉट बी है तो क्या होगा, बी डॉट ए, दोनों के दोनों बराबर होता है। जैसे 2 3 6 होता है और 3 गुना 2 6 होता है, तो ये क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, याद रख लीजिएगा। 12 नंबर है कि ए डॉट से अगर बी प्लस सी पे गुना करेंगे ना तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी होगा, ये दोनों में बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है ये 13 नंबर कि लैम्डा इंटू ए। ठीक है ना, लैम्डा इंटू ए इंटू बी है, तो लैम्डा कॉन्स्टेंट तो बाहर हो जाएगा, ए डॉट बी निकाल देना है। ठीक है, चलिए अब ये 14 नंबर जो है, ठीक है, 14 नंबर जो सवाल है, फार्मूला है, वो देखिए कैसे ध्यान रखना है। ये आपको ए दिया रहेगा एक वेक्टर, एक बी वेक्टर दिया रहेगा। ठीक है, अब कहेगा कि ए डॉट बी कितना होगा, तो बस आई से आई में गुना कर दीजिए, जे से जे में गुना कर दीजिए, के से के में गुना कर दीजिए। मतलब ए1 देखिए ए1, ठीक है, ये ए1 अगुने b1। ठीक है, क्योंकि अगर ए आई से जे में करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसलिए आई से आई में करेंगे तो 1 होगा, फिर जे से जे में करेंगे तो 1 होगा, फिर के से के में करेंगे तो 1 होगा। तो यानी ए1 b1 आप प्लस ए2 b2 आप प्लस a3 b3 ऐसे कर लेना है। ठीक है, तो अगर ये आई जे मतलब ये कंपोनेंट फॉर्म में दिया रहेगा तो डॉट प्रोडक्ट में आई से आई में करते हैं, जे से जे में करते हैं, के से के में। याद हो गया होगा आपको। ठीक है ना, यानी ये फॉर्मूला आपको रखना है। ए डॉट बी का जो फॉर्मूला होता है, ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो अगर ए और बी दोनों परपेंडिकुलर है तो निम्न में से कौन सही होगा, तो ए डॉट बी का मान कितना हो जाएगा, या इसका मान 0 रख देंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि a1 b1 प्लस a2 b2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस बात को समझिएगा, सब के सब ऑब्जेक्टिव सवाल है कल के वीडियो में। ठीक है ना, ये ऑब्जेक्टिव सवाल बताया जाएगा तो आप देखिएगा कितना अच्छा लगेगा अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। ठीक है, अब ये प्रोजेक्शन हम लोग को देखना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर है, ठीक है, ये कोई वेक्टर ए है, कोई वेक्टर ए है। अगर मैं कह दूं कि इस लाइन में इसका क्या प्रोजेक्शन आएगा, ठीक है ना, तो कुछ वेक्टर इधर जाएगा, कुछ वेक्टर इधर आएगा, इसका इस लाइन पे कितना प्रोजेक्शन होगा ये आपको बताने हैं। तो ध्यान दे दीजिए, ये प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, देखो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी या बटा मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब याद कैसे होगा, हम तो कह दिए कि ए का प्रोजेक्शन यानी ए का प्रक्षेप बी पर कितना होगा। तो देखो हम एक उपाय बता रहे हैं, जैसे ए का किस पे निकालना है, बी पर। ठीक है ना, तो जिस पे निकालना है ना वो नीचे होता है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, नीचे। यानी ए और बी है तो ए डॉट तो हमेशा निकालना है, और जिस पर निकालना है वो क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, बी हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, देखिए यानी ए पर निकालना है तो ए डॉट बी तो होगा ही होगा। अब मैग्नीट्यूड जिस पर निकालना है वो क्या हो गया, नीचे हो गया। तो आशा करता हूँ आप लोग ये समझ गए होंगे। ठीक है, अगला देखिए,
ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये पूछे जाते हैं कि अगर ये थीटा जीरो है, अगर ये थीटा जीरो है तो ए बी वेक्टर का प्रक्षेप कितना होगा, तो थीटा जीरो है तो ए बी का प्रक्षेप खुद वहीं होगा, ठीक है। अगर थीटा 180 डिग्री है तो ए बी का प्रक्षेप, ठीक है, ठीक है, थीटा अगर 180 डिग्री है, पाई है, तो ए बी का प्रक्षेप क्या हो जाएगा आपका बी ए हो जाएगा, मतलब ए बी के उल्टा क्या हो जाएगा बी ए। बी ए कहने का मतलब बी ए कहो चाहे माइनस ए बी कहो, ये दोनों के दोनों क्या होता है, ये इक्वल होता है, ठीक है। अब चलिए, अब ये थीटा अगर पाई/2 है तो कोई प्रोजेक्शन नहीं निकलेगा। अगर समझो, ध्यान से समझो, एक लाइन है और यहाँ पे वेक्टर है, ये दोनों के बीच में कितना है 90 डिग्री है ना, तो अगर इधर से कोई रे आ रहा है तो अगर ये रे आएगा तो इसका भाई क्या होगा, प्रोजेक्शन इस लाइन पे बनेगा ही नहीं, ये सीधे इसी लाइन पे बनेगा, इसी वेक्टर पे बनेगा। तो कोई अगर थीटा पाई/2 है तो प्रोजेक्शन नहीं बनेगा, अगर थीटा जीरो है तो वही प्रोजेक्शन हो जाएगा, अगर थीटा 180 है तो उसके उल्टा हो जाएगा प्रोजेक्शन, ठीक है ना, ध्यान रखना है। और नोट में दो बात यहाँ पे ध्यान रखना है डॉट प्रोडक्ट में, कि ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी से कम या उसके बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड कितना होता है, लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी होता है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। और कोई दिक्कत, इफ़ ए बी एंड सी आर कोलिनियर। अब देखिए ये दो पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगर देखिए जैसे अगर कोलिनियर है तो अगर ए बी को जोड़ देंगे और बी सी को जोड़ देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, ए सी के बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है अगर ए बी जोड़ो और बी सी जोड़ो और ए सी के बराबर हो गया तो हम कहेंगे ए बी सी क्या है, कोलिनियर है। एक तो ये टॉपिक हो गया। दूसरा चीज़ है कि कोलिनियर दिखाना है तो ये ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकाल दो और फिर बी सी का डायरेक्शन रेशियो निकाल दो। अगर ए बी का डायरेक्शन रेशियो और बी सी का डायरेक्शन रेशियो अगर एक बराबर आ गया तो हम कहेंगे कि क्या है, कि यह कोलिनियर है, ठीक है। मतलब यहाँ डायरेक्शन रेशियो निकाल दो और यहाँ, क्योंकि लाइन एक ही है तो जब एक ही लाइन है तो डायरेक्शन रेशियो चेंज नहीं होगा, दोनों बराबर रहेगा, चाहे उसका रेशियो क्या होगा, अनुपात सेम होगा। अब देखिए ध्यान से सुनिए, ठीक है। अब हम लोग को पढ़ना है वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ठीक है ना। अब क्या पढ़ना है, वेक्टर प्रोडक्ट, ये वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी से सूचित किया जाता है, वेक्टर प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी से सूचित किया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है, देखिए ध्यान से, इसका फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप जो होता है ना, एन कैप जो बताता है ये यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। एन कैप एक यूनिट वेक्टर होता है, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड निकाला जाए तो ए बी साइन थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा। एन कैप यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ए क्रॉस बी का तो ये दो फार्मूला पढ़ लिए, ठीक है। ए क्रॉस बी का एक और फार्मूला होता है, ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में होता है। तो ए क्रॉस बी का फार्मूला होता है, निकालना है ए क्रॉस बी, क्योंकि ये क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट है, ये डायरेक्शन के रूप में आएगा, एक वेक्टर निकल के आएगा ये, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे तो एक नंबर नहीं आएगा, एक वेक्टर के फॉर्म में आएगा, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होता है। तो इसको ए क्रॉस बी का फार्मूला कैसे निकालेंगे, देखना, ये आई कैप जे कैप के कैप, और जो यहाँ होगा A1 मैंने ए जो वेक्टर है ना तो इसके कोफिशिएंट यहाँ लिखाएगा A1 A2 A3, और जो B है उसके नीचे लिखेगा B1 B2 B3। देखिए जैसे यहाँ लिख दिए हैं क्या, जहाँ ए बराबर A1 आई कैप A2 जे कैप A3 के कैप, और बी बराबर रहेगा B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। तो ए क्रॉस बी को इस फॉर्मूला से आप निकाल दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और ये साथ साथ इसको भी ध्यान रखना है, अगर साइन से निकालना होगा तो यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे नोट जो है 4 से लेकर जितना भी फॉर्मूला है ये आपको नोट करने हैं, ठीक है। तो इसे ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है, तो ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है। देखो वहाँ डॉट में पढ़े थे कि ए डॉट बी और बी डॉट ए क्या होता है, बराबर होता है, लेकिन ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए बराबर नहीं होता है, ठीक है ना। ये माइनस लगाएंगे तब बराबर होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में बराबर नहीं है, माइनस लगाएंगे तब बराबर होगा, ठीक है। चलो ए क्रॉस बी क्या है, ए क्रॉस बी जो है एक सदिश राशि है, ठीक है। अगला देखिए, अगर ए क्रॉस बी 0 आ रहा है इसका मतलब हुआ कि ए और बी आपस में क्या है, पैरेलल है, समानांतर है। अगर ए क्रॉस बी 0 आ रहा है तो ए और बी आपस में क्या है, समानांतर है। अगर थीटा 0 आ रहा है तो थीटा 0 है तो ए क्रॉस बी कितना होगा, 0, तो ए क्रॉस ए भी कितना होगा, 0। अरे भाई जब थीटा ही 0 हो गया मतलब दोनों वेक्टर एक ही दिशा में होगा, जब एक ही दिशा में होगा तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0, यानी ए क्रॉस बी जितना क्रॉस होगा ना सब क्या हो जाएगा, अगर 0 डिग्री होगा तो 0 हो जाएगा। अगर थीटा 180 है, अगर थीटा पाई 180 है तो ए डॉट बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, यानी ए क्रॉस माइनस ए भी कितना हो जाएगा, 0। ये सब ऑब्जेक्टिव है, ए क्रॉस माइनस ए कितना होगा, 0, ठीक है। अगर थीटा पाई/2 है तो ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ कितना आएगा, बी आएगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। और ये सब क्लियर कब होगा, जब ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे तब। यहाँ से साइन थीटा का भी आप निकाल सकते हो फॉर्मूला, साइन थीटा फॉर्मूला क्या होगा, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला चीज़ है, ध्यान से सुनिए।
आई क्रॉस आई, देखो आई आई में एंगल जीरो हो गया, तो जब यहाँ आई क्रॉस आई में साइन थीटा आता है तो जहाँ एंगल 0 डिग्री आया था आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, यही सा आपको ध्यान रखना है। अब देखो आई क्रॉस जे कितना होगा, के होगा, ये आपको याद कर लेना। आई क्रॉस जे कितना होगा, के होगा, क्या कि जे क्रॉस के कितना होगा, आई होगा, के क्रॉस आई कितना होगा, जे होगा। अब इसका कारण बताते हैं, हम आपके उपाय बताते हैं कैसे याद रखिएगा। ये जे क्रॉस आई माइनस क्यों हो जा रहा है, तो इसका उपाय ये है, देखिए ये ऐसे आपको दिशा हम बता रहे हैं, ऐसे ध्यान रखें। ये क्या है, ये क्लॉकवाइज है, क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है ना। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे का अगर मान बताना होगा आपको, तो आई से जे की ओर जाइए, बताइए इसी जो जिस दिशा में एरो लगा है उसी दिशा में आप जा रहे हैं ना। तो आई क्रॉस जे है तो इसका तीसरा का आंसर होगा के, लेकिन प्लस होगा कि माइनस होगा। अगर ये इसी दिशा में के होगा तो प्लस होगा, अगर उल्टा दिशा में होगा, जैसे मान लीजिए ये जे क्रॉस आई हो गया, तो अब देखिए ध्यान से, जे क्रॉस आई उल्टा जा रहे हैं ना, तो उल्टा जाने का मतलब माइनस, और जे क्रॉस आई तो क्या होगा, माइनस के कैप हो जाएगा। क्लियर है ना। तो एक बताइए आप क्या होगा, जैसे मान लो हम लिख दें के क्रॉस आई, ठीक है ना। तो देखिए इस चित्र बना लेना है ऐसे, तो के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई कितना हो जाएगा, इसी दिशा में जा रहे हैं तो कितना हो जाएगा, जे हो जाएगा। लेकिन अगर आई क्रॉस के कह देंगे तो, आई क्रॉस के कह देंगे तो आई से के की ओर जा रहे हैं, मतलब उल्टा जा रहे हैं, तो मतलब क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सब समझ गए होंगे और आप लोग याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये याद जरूर करिएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बाई 2। ठीक है, अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, भाई पैरेललोग्राम कैसे होता है, पैरेललोग्राम ऐसे होता है ना। तो ये आपका वेक्टर ए हो जाएगा, ये आपका वेक्टर बी हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी निकाल करके इसके मैग्नीट्यूड निकाल दीजिएगा, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यानी पूरा का एरिया निकल जाएगा। अगर इसके आधा निकाल दीजिएगा तो ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये नया चीज़ है। देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको सूचित करते हैं हम, ये बड़का ब्रैकेट ए बी सी। ठीक है, तो तीन का वेक्टर आएगा ए बी सी, और इसको बड़का ब्रैकेट में बंद कर देंगे तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाएगा। और इसका फॉर्मूला होता है ए डॉट आपका बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी, ये फॉर्मूला होता है इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ वैल्यू हम लिखे हुए हैं यहाँ पे, देखिएगा क्या कि ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है ना। अब ये काहे होता है, तो अभी हम आपको बताए हैं कि अगर ए बी सी, अगर ये ट्रिपल प्रोडक्ट हम निकालें तो ए डॉट वेक्टर बी अक्रॉस क्या हो जाएगा, वेक्टर सी होगा। यानी ये दोनों क्रॉस में रहता है, ये डॉट में रहता है, होता रहता है ना। लेकिन अगर हम यहीं ए अगर लिख दें तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए तो ए ही रहेगा, ये तो ए ही रहेगा, और डॉट यहाँ पे भी आपका बी की जगह पे कितना ए है, और क्रॉस ये भी ए है। तो अभी तो आप ऊपर प्रॉपर्टी पढ़े थे कि ए डॉट, देखिए ध्यान से, यहाँ पे ए क्रॉस ए कितना होता है, 0, और 0 में किसी से भी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। समझ में आया। तो उसी प्रकार से आई जे के, ध्यान से समझिएगा, आई जे के को जब हम तोड़ेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से, तो आई डॉट ये जे क्रॉस के, तो अभी पढ़े हैं, देखिए यहाँ पे बता रहे हैं जे क्रॉस के। देखिए यहाँ पे जे क्रॉस के कितना होता है, आई, तो जे क्रॉस के क्या होता है, आई, तो आई डॉट आई, तो आई हो जाएगा 1 हो जाएगा। आई डॉट आई कितना होता है, 1, इसलिए हम 1 लिखे हुए हैं। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस हिसाब से डिटर्मिनेंट में भी, जैसे ए बी सी को यहाँ पे वेक्टर ए लिख देंगे, ए का कंपोनेंट, यहाँ बी का कंपोनेंट, यहाँ सी का कंपोनेंट, और एक्सपेंड कर देंगे तो आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू आ जाएगा। अगर तीनों वेक्टर पता रहेगा तब, समझ आया ना। तो आशा करता हूँ ये समझ गए होंगे। इसके साथ साथ ये 2-3 फार्मूले याद रखिएगा। एक एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना होता है, 1, और एक कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये भी 1 याद रखिएगा। एक साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, और साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 2, याद रखिएगा ये। ठीक है, एक और चीज़ है, मैं पूछ दूँ कि ए इंटू ए, ठीक है ना, देखो ए इंटू ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो ये देखिए कहने का मतलब ए जहाँ से शुरू हो रहा है ना ए, तो वहीं पे खत्म, ये बढ़ ही नहीं रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब इसका जो क्या है, इनिशियल और फाइनल एक ही जगह है, ये इनिशियल और फाइनल दोनों सेम है, तो इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से आपको ध्यान रखने हैं। तो ये आशा करता हूँ ये सब फॉर्मूले आपको ध्यान आ गया होगा और ये